नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली दंगों में पुलिस की चार्जशीट में दिल दहलाने वाले आरोप। जय श्री राम ना कहने पर 9 लोगों को उतार दिया था मौत के घाट। चीन की घुसपैठ पर कपिल सिब्बल के 5 सवाल। सरकार से पूछा, गलवान वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन का कब्जा है या नहीं, और फरवरी में लद्दाख के काउंसलर के ज्ञापन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कानपुर की वारदात पर उठाया सवाल। बोले, एक कुख्यात अपराधी के गढ़ में दिन ढलने के बाद क्यों गई थी पुलिस। यूपी के पिछड़ेपन पर राज्य सरकार को आनी चाहिए शर्म। लेह में पीएम मोदी के अस्पताल दौरे पर उठे सवालों का रक्षा मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, अस्पताल के जनरल कॉम्प्लेक्स में गए थे प्रधानमंत्री। जवानों के क्वारंटीन के चलते नहीं दिखे मेडिकल उपकरण। कांग्रेस ने डॉक्टर्स और मेडिकल उपकरण नहीं दिखने पर उठाए थे सवाल। और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बड़ा बयान, हर कीमत पर पूरा करेंगे सीपीईसी प्रोजेक्ट। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा सीपीईसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए 5 सवाल पूछे हैं। चीन से जारी सीमा विवाद पर कपिल सिब्बल ने सरकार से 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। कहा कि सरकार उनके 5 सवालों के जवाब दे। पहला सवाल ये कि क्या चीन ने हमारी जमीन पर फिंगर 4 से लेकर पिंगोक्सो लेक पर कब्जा कर रखा है या नहीं। दूसरे सवाल में ये पूछा है कि चीन ने गलवान वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कब्जा कर रखा है या नहीं। वहीं तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या चीन ने वाई जंक्शन तक 18 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। साथ ही पीएम 230 किलोमीटर दूर तक होकर क्यों आ गए और करीब जाते, ये भी सवाल पूछा है। साथ में 5वां सवाल पूछा है कि लद्दाख के काउंसलर ने फरवरी में एक ज्ञापन सौंपा था, तब क्यों कदम नहीं उठाए गए। तो हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या नहीं। दूसरा सवाल, क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे जो गलवान वैली में है, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14, जहां हमारे 19 जवान और 1 कर्नल शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या वो चीन के कब्जे पे नहीं है। तीसरा सवाल, हैज चाइना ऑक्यूपाइड आवर टेरिटरी अप टू वाई जंक्शन 18 किलोमीटर्स इनसाइड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उधर सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने लद्दाख के लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो भारत को महंगा पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो चिल्ला कर आगाह कर रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उन्हें सुने। इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि लद्दाखी कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन ले ली, प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी लद्दाख के मुद्दे पर ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले लद्दाख के अनगिनत निवासी कह रहे हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। आशा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सरकार लद्दाख के लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान की भावना सुनेगी और एक्ट करेगी। जमीनी हकीकत है कि काफ़ी सालों से, खासकर 2014 से जब मोदी सरकार आए, तब से काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हमारे ज़मीन, लद्दाख की ज़मीन, भारत की ज़मीन चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ गवर्नमेंट हर साल हमारे से छीना जा रहा है। और ख़ासकर इस 2 महीने से इनका जो आंदोलन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इस सच्चाई को छुपा रहा है
और उनका रक्षा मंत्री, प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट का रक्षा मंत्री कुछ और कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी कुछ और कह रहा है। और इससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल उनका साथ देते हुए सच्चाई को, हमारे दुख दर्द को, हमारी जमीन जो छीने जाने वाले हकीकत को छुपा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लेह यात्रा के दौरान गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो उस पर कुछ सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने कहा कि तस्वीर में नजर आ रहे जवानों को न ड्रिप लगी थी, ना ही उनके बेड के पास कोई डॉक्टर या चिकित्सा उपकरण मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने जहां जवानों से मुलाकात की वो 100 बेड की क्षमता वाला जनरल कॉम्प्लेक्स है जो जनरल हॉस्पिटल का ही हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गलवान घाटी से वापस आने के बाद कोरोना वायरस के चलते घायल जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसके चलते जवानों के पास चिकित्सा उपकरण नहीं दिख रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले सेना प्रमुख ने भी इसी परिसर में घायल जवानों से मुलाकात की थी। ऐसे में ये बात बिल्कुल निराधार है कि पीएम मोदी से मिलवाने के लिए स्वस्थ जवानों को बेड पर बैठाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना अपने जवानों को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चेतावनी भरे अंदाज में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र और विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम की याद दिलाई थी। तो शनिवार को उन्होंने भगवान बुद्ध को याद करते हुए अहिंसा और शांति की राह पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों की भलाई इसी में है कि वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप दया, करुणा और आपसी भाईचारे की राह पर चलें। पीएम मोदी ने ये बातें शनिवार को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर कही। The eightfold path of Lord Buddha shows the way towards the well-being of many societies and nations. It highlights the importance of compassion and kindness. The teachings of Lord Buddha celebrate simplicity both in thought and action. Buddhism teaches respect. लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच जापान ने भारत के पक्ष में बयान जारी किया है। जापान ने कहा कि वो नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति के बदलने वाली किसी भी एकतरफा कोशिश का विरोध करता है। जापान ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होगा। भारत में जापान के राजदूत संतोशी सुजुकी ने एक ट्वीट कर कहा कि मेरी एचवी श्रृंगला से अच्छी बातचीत हुई है। एचवी श्रृंगला की ओर से दी गई जानकारी और भारत सरकार के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। जापान आशा करता है कि इस विवाद का शांतिपूर्वक समाधान होगा। उधर लद्दाख में एलएसी पर चीन की घुसपैठ के खिलाफ भारत के साथ साथ अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बॉयकॉट चीन के नारे लगाए गए। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय, तिब्बती समुदाय और ताइवानी अमेरिकी समुदाय के लोग जमा हुए। चीन के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मुंह पर मास्क पहने और हाथों में बैनर पोस्टर लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने बॉयकॉट चाइना के नारे लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने और तिब्बत के लिए पूर्ण आजादी की मांग की है। साथ ही लोगों से ताइवान को पूरा समर्थन देने की भी अपील की है। Today we join this protest to stand in solidarity with India. We condemn strongly Chinese government military invasion on Indian soil. Tibet is with India. With this recent tragic, it again proved that China's occupation of Tibet is a threat to the global security. We are here to condemn China's invasion. We also call international community, US government to stand with Tibet.
उधर भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच यूएस नेवी ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है। अमेरिकी नौसेना का दक्षिण चीन सागर में अभ्यास को चीन के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी के 2 बड़े वॉरशिप यूएसए निमित्ज और यूएसए रोनाल्ड रीजन अभ्यास कर रहे हैं। इसका मकसद चीन के दखल को यहां रोकना और खुले इंडो पैसिफिक इलाके में सभी के लिए आवाजाही सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि भारत और दूसरे एशियाई देशों को चीन से खतरा है। इसी को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की मौजूदगी को कम कर रहा है और उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर में अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। इंडियन नेवी ने जापान मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया है। उधर भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने भारत चीन बॉर्डर के पास एयर ऑपरेशंस के दौरान शनिवार को उड़ान भरी। वायुसेना के सुखोई 30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट विमान भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। ये फाइटर जहाज और हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयरबेस के पास उड़ान भरते नजर आए। इस अवसर पर वायुसेना के एक स्क्वाड्रन लीडर ने कहा कि एयरफोर्स हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड और सक्षम है। हमारा जोश हाई है। The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for operations. खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर मुठभेड़ मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने खतरनाक अपराधी के घर सूरज ढलने के बाद जाने के फैसले को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट में लिखा है कि यूपी सभी मायनों में काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकती क्योंकि वहां 30 साल पहले 1985 से 1989 तक ही कांग्रेस सत्ता में थी। वो तो यही सोच रही होगी कि किसे दोषी ठहराया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि विश्वास करना मुश्किल है कि एक प्रशिक्षित पुलिस फोर्स सूर्यास्त के बाद एक कुख्यात अपराधी को उसी के गढ़ में गिरफ्तार करने जाएगी। त्रासदी पहले से तय थी। वारदात में मारे गए सभी पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं कानपुर में आज पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने उसी जेसीबी से विकास के घर को गिराया जिससे उसने पुलिस का रास्ता रोका था। पुलिस मकान को जमींदोज करने के साथ ही विकास की लग्जरी कारों को जेसीबी से पूरी तरह से डैमेज कर दिया। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने गांव की जमीनों पर कब्जा करके ये मकान बनवाया था। पूरी तरीके से अवैध इस मकान को लेकर ग्रामीणों में हमेशा से आक्रोश था। मकान गिराने की कार्रवाई के चलते विकास दुबे की नौकरानी और बच्चों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। वहीं कानपुर एनकाउंटर केस का मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर है। दूसरी तरफ सूचना लीक करने के आरोप में चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी को आईजी मोहित अग्रवाल ने सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के चौबेपुर में शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के मामले में एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। आईजी ने कहा कि संदिग्ध भूमिका आने पर जांच में मुकदमा भी लिखा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी से एसटीएफ की पूछताछ जारी है। तिवारी पर गोपनीय सूचना लीक करने का आरोप है। पुष्पराज सिंह को चौबेपुर थाने का फिलहाल चार्ज दिया गया है। विनय तिवारी पर इसलिए भी ज्यादा संदेह गहराया क्योंकि वो विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम में सबसे पीछे था। जब पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया तो वो मौके से भाग निकले। वहीं कानपुर एनकाउंटर केस में घायल पुलिस वालों से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अजय कुमार लल्लू ने कानपुर एनकाउंटर केस पर योगी सरकार पर तीखा वार भी किया। जिस तरह सरकारी संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ हैं, उत्तर प्रदेश की पहचान लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार के रूप में जाने लगा है। अपराधियों का चारागाह बन गया है उत्तर प्रदेश।
रोज की घटनाओं ने इस बात को साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कभी कांग्रेस के नेता कुछ बोलते हैं, कभी जो आपका पार्टी का माउथपीस सामना है उसमें कुछ कांग्रेस के खिलाफ चीज़ें नज़र आती हैं, तो कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन दिखता है सारे कोएलिशन पार्टनर्स के बीच में। तो कितना चुनौतीपूर्ण है विकास अघाड़ी सरकार को चलाना? हमने ये नहीं कहा है कि जो भी हम बोलेंगे एक सा बोलेंगे, जो भी हम जनता के बीच में जाएंगे एक ही एजेंडा लेकर जाएंगे। शब्द अलग अलग हो सकते हैं पर काम एक ही है, वो है महाराष्ट्र को आगे लेकर जाना। क्या केंद्र सरकार ने ईस्टर्न लद्दाख में जो इंट्रूजन का मामला आया है, क्या उसे वाकई में जैसे हैंडल करना चाहिए था वैसे किया है? ये वही केंद्र सरकार है जो 2014 में देश की जनता को चीन को लाल लाल आंख देने की बात कर रही थी, और ये वही सरकार है जो चीन का नाम लेने से भी कतरा रही है। देखिए ऑन रिकॉर्ड इस हफ्ते शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में दायर की गई एक चार्जशीट में दिल दहला देने वाली बात कही गई है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली दंगों के दौरान कुछ दंगाइयों ने एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया था और जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर 9 मुस्लिमों की हत्या कर दी थी। आरोपी कट्टर हिंदुत्व एकता नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसे 25 फरवरी को मुसलमानों से बदला लेने के लिए बनाया गया था। चार्जशीट में कहा गया कि उन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ समन्वय करने के साथ ही दंगों के लिए आदमी, हथियार और गोला बारूद प्रदान करने के लिए किया था। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने कहा कि कट्टर हिंदुत्व एकता नाम का ये व्हाट्सएप ग्रुप 25 फरवरी को 12:49 पर बनाया गया था। शुरुआत में इस ग्रुप में 125 सदस्य थे। इन 125 में से कुल 47 ने 8 मार्च तक ग्रुप छोड़ दिया था। उधर दिल्ली दंगों को लेकर अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। नॉर्थ ईस्ट दंगे में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिनके घर जले हैं, उसमें सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। पर सवाल इस बात का है कि जो इन दंगों को भड़काने वाले लोग थे, उन पे कोर्ट कब संज्ञान लेगा। खुले तौर पर तमाम जांच एजेंसियों ने कई ऐसे नेताओं के बारे में कहा है, वो चाहे किसी भी धर्म रिलीजन से, उनके खिलाफ कब एफआईआर होंगी। और यदि जांच में पाया गया है कि जबरन किसी को किसी विशेष धर्म के प्रति नारे लगवाने के लिए मजबूर करने, और यदि उन्होंने नारे नहीं लगाए उनकी हत्या कर देना, मैं समझता हूं इससे भयानक स्थिति दिल्ली की नहीं हो सकती। उधर आरजेडी के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा वार किया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला का सीधा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हर विभाग में तबादले का घोटाला चल रहा है। कार्यपालिका नियमावली की अनदेखी कर ये तबादले किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव तक ने ये बात कही है। पटना में जल भराव के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया है। बिहार में 15 साल में 55 घोटाले हुए, और एक और नया घोटाला सामने आ रहा है, एक और नया भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी
कार्यपालिका नियमावली का उल्लंघन करवा रहे हैं। कार्यपालिका नियमावली का उल्लंघन करवा रहे हैं और कई मंत्रालयों में ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उधर बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस आकाशीय बिजली के गिरने से झुलस गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूर्वी बिहार में 4, समस्तीपुर में 3 और गया में 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक जाहिर किया है और मृतकों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया था और लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वो घरों से बाहर नहीं निकले। इससे पहले भी बिजली गिरने से बिहार में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी पत्नी, बेटा और पीए भी संक्रमित हो गए हैं। सभी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद पूरे परिवार के लोग संपर्क में आए लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। 4 दिन पहले अवधेश नारायण सिंह ने नवनिर्वाचित 9 विधान पार्षदों को शपथ दिलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार उनके बगल में बैठे थे। एक पुलिसकर्मी उनके पीछे था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी सैंपल लिया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुका है। 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम अगले हफ्ते चीन का दौरा करेगी। WHO की टीम चीन जाकर कोरोना वायरस के पैदा होने और इसके फैलने की वजहों की जांच करेगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल चीन में हुई थी। चीन के वुहान शहर से इस जानलेवा वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि चीन में उसके स्थानीय दफ्तर ने ही सबसे पहले पिछले साल 31 दिसंबर को कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए अलर्ट जारी किया था। चीन की सरकार ने तब तक कोरोना वायरस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। आपको यहां ये भी बता दें कि चीन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसने पूरी दुनिया से कोरोना को लेकर जानकारी छुपाई, वायरस संक्रमण को लेकर जानकारी देने में देरी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा चुके हैं कि कोरोना वायरस चीन के लैब में तैयार हुआ वायरस है। राष्ट्रपति ट्रंप WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानोम पर भी चीन की मदद करने का आरोप लगा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कोलकाता के लिए दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे से 6 से 19 जुलाई तक फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि फैसला क्यों लिया गया। माना जा रहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। इन 6 शहरों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट के ट्वीट में कहा गया है कि ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोई भी उड़ान कोलकाता लैंड नहीं करेगी। यह आदेश 6 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक कि आगे के लिए आदेश नहीं आते। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर रहा। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन इस तिमाही 1727 करोड़ रहा, जो कि बीते साल से थोड़ा कम रहा है। दरअसल बीते साल छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन 2689 करोड़ था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के असर के चलते जीएसटी कलेक्शन पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले ये बेहतर है, खासकर उन राज्यों में जहां उद्योग और कारोबार स्थापित है, वहां भी जीएसटी 50 से 60% ही रहा है। जब बाजार में बूम रहेगा, बिक्री होगी, मार्केट में व्यवसाय अच्छा चलेगा, तभी तो जीएसटी का कलेक्शन आएगा। और देश में पहली बार छत्तीसगढ़ को लगभग 22% एक साल में जीएसटी पे इजाफा, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कोई कुछ भी कहे, आरोप लगाने वाले आरोप लगाए, किसी को दिखता है या नहीं दिखता है ये विपक्ष जाने, लेकिन मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से पैसे का फ्लो जो बाजार में हुआ, उसी के कारण व्यावसायिक गतिविधियां जो बढ़ी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी, उसके कारण जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में इस साल 62.84% छात्र पास हुए हैं। परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा। बता दें कि इस साल 15 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं, वहीं 2 छात्रों ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 300 में से 299 अंक हासिल किए हैं। भिंड के अभिनव शर्मा और गुना के लक्षदीप धाकड़ समेत 13 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इस साल 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 7 पेपर ही हो पाए थे। 23 मार्च और 27 मार्च के पेपर रद्द हो गए थे। लक्ष्य तो अभी पूरा एकदम है नहीं कंफर्म, अब डिसाइड करेंगे फैमिली के साथ बैठ के। कम मेहनत की थी वैसे, लेकिन मेहनत की थी, लेकिन इतना तो नहीं था कि 100 आ जाएंगे। 90% तक की मेहनत की है मैंने। नहीं तो मैं सोच रही थी कि यार मैंने मेहनत की, कोरोना आ गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, 90 नहीं बनेंगे, लेकिन अब रिजल्ट देख के लग रहा है कि नहीं, मेहनत करेंगे तो मिलेंगे, तो मेहनत करूँगी आगे भी। तो नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। नेपाल के सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की आज होने वाली स्थायी समिति की बैठक सोमवार तक के लिए टल गई है। इस बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की आज मुलाकात होनी थी, लेकिन प्रचंड ओली से मिलने नहीं पहुंचे। दोनों की बैठक की मुलाकात के बाद स्थायी समिति की बैठक होनी थी। अब ये बैठक 6 जुलाई को होगी। बताया जा रहा है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के 40 में से अधिकतर नेता प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ओली इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि ओली मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के भी संपर्क में है। ऐसे में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन और टूट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि प्रचंड और PM ओली के बीच शुक्रवार को 3 घंटे से अधिक चली बैठक में कोई समझौता नहीं हो पाया था। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि PM ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड दोनों ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि भारत विरोधी बयानों के चलते प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। NCP के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड भी PM ओली के भारत विरोधी बयानों और कोरोना से ढंग से काबू में नहीं पाने की वजह से उनसे खफा है। प्रचंड ने कहा था कि प्रधानमंत्री ओली की ये टिप्पणी सही नहीं थी कि भारत उन्हें पद से हटाने की साजिश रच रहा है। आपको यहां पर ये बता दें कि PM ओली ने बीते रविवार को कहा था कि उन्हें पद से हटाने के लिए दूतावासों और होटलों में तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं। उनका ये भी दावा था कि इसमें कई नेपाली नेता भी शामिल हैं। आपको यहां पर बता दें कि हाल ही में ओली सरकार ने भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख इलाके को अपने नक्शे में दिखाने वाले विवादित बिल को नेपाल की संसद में पास कराया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं नेपाल ने अपने नागरिकता कानून में भी बदलाव किया है। नए प्रस्ताव के तहत नेपाली पुरुषों के साथ शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को शादी के बाद नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना होगा। इस कानून का सबसे अधिक असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत नेपाल का सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।